जय बद्री विशाल। जय विशाल। सुबह 7:30 बजे का टाइम है। हम लोग इस समय चंदू भाई के साथ बद्रीनाथ धाम और माना के बीच में एक कैंप में नाश्ता करने आए हैं। इनकी कज़न सिस्टर है जिनका ये कैंप है। सीनिक व्यू देखिए कितना ऑसम है। सामने वो जो धारा बह रही है वो झरना है, क्या नाम है इसका? इंद्रधारा। इंद्रधारा। अच्छा चंदू भाई, यहाँ से ट्रैक्स कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब ट्रैकिंग अगर कोई करना चाहे तो? सर जो सबसे नियरेस्ट ट्रैक है वसुधारा, यहाँ से 5 किलोमीटर का एक दिन का ट्रैक है। अच्छा। दूसरा ट्रैक जो आता है यहाँ से सतोपंथ का ट्रैक जो है सर वो आपका 23 से 27 किलोमीटर का है, 3 से 4 दिन का। अच्छा, ये 2 पॉपुलर ट्रैक्स हैं। 2 पॉपुलर ट्रैक्स। ओके ग्रेट। चलिए अंदर चलते हैं नाश्ता करने, और उसके बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं माना विलेज। 2 से 3 घंटा वहाँ स्पेंड करेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चंदू भाई के रेफरेंस से हमारी इनसे मुलाकात हुई है। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा आपके पहनावे के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। नाश्ते में क्या खा सकते हैं आपके यहाँ पर? हमने कोकला चौकी रखा हुआ है, फिर बुमला चौकी आपके सामने। अच्छा, एक चीज बताइए, आप भोटिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? हाँ जी, भोटिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, पर लेकिन ये जो भोटिया कम्युनिटी है बहुत बड़ी है। हम लोग छोटी कम्युनिटी उत्तराखंड में रहते हैं हम लोग, तो हम लोग अपने आप को रोंगपा कहते हैं। तो रोंगपा सब डिवीजन है भोटिया कम्युनिटी का? हाँ जी, आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए, आपका वो कहाँ है जहाँ किचन सामने? ग्रेट। तो बैठ जाओ, मैं आपके यहाँ पे स्टूल में बैठ जाए। सही है। ये लोहे की कढ़ाई में मैं सरसों तेल डाला हुआ है और बुमला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ओके। हाँ जी। इसमें मैं अभी लहसुन डालूंगी। हल्का सा ये जैसे लहसुन फ्राई हो गया तो थोड़ा सा हम ये शाही जीरा है, ये शाही जीरा डालेंगे अंदर से। वाकई लहसुन और शाही जीरा की मिलकर खुशबू आ रही है। बहुत शानदार। ये चावल बनाए मैंने, इसको बिल्कुल वो कर रखा है, उबाला हुआ है। हाँ, इसको मैं फ्राई कढ़ाई के अंदर डालूंगी। अच्छा, इसमें हल्दी नहीं डालती। अच्छा, इसमें हल्दी नहीं आता? नहीं। सरसों का तेल, लहसुन, शाही जीरा और चावल। कोकला जो हमने बनाया है इसे सुंदर कला भी कहते हैं। अच्छा। बुमला और कोकला तैयार हो चुका है, तो पहले हम खा लेते हैं बुमला। वैसे ना मजा बड़ा इस तरह से, ओपन एटमॉस्फेयर, सामने पहाड़ और हम बैठकर पहाड़ी फूड एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और वो भी देखिए आप, कितना ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल फूड है। और जैसा इन्होंने बताया कि केवल माना और नीति वैली में इस प्रकार का फूड खाया जाता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, सरसों का तेल, ऊपर चावल जिसमें शाही जीरा, बहुत गजब। सबसे मेन बात है इसमें ना, सारी की सारी जो टेस्ट चावल के अंदर आया है वो सरसों का तेल और शाही जीरा, पूरा टेस्ट बदल गया है। बहुत अति उत्तम। क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं मैगी ज्यादा पॉपुलर है, मैगी और मोमो। हाँ, जबकि इसकी प्रमोशन करनी चाहिए। सही, जो आप लोग का अपना फूड है। अच्छा, अब ये कोकिला खा लिया जाए। एक बात माननी पड़ी है, ये जो आपकी हर्ब है ना, कोच, जी, ये बड़ी टिपिकल चीज है। क्योंकि खाते समय ना, जो वो नूडल्स बनाए आटे के, वो तो ऑब्वियस है आपको एकदम गर्म खाएंगे तो अलग स्वाद आएगा। इस समय मौसम ठंडा है, प्लस हमारा ये सेटअप बिठाने में 10-15 मिनट लग गए, तो थोड़ा सा वो ठंडा हो गया। लेकिन मुझे लगता है जैसे नूडल्स हम खाते हैं, गर्म नूडल्स खाने का अलग स्वाद होता है, और 15 मिनट बाद खाओ तो स्वाद अलग हो जाता है। तो ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई होता है। लेकिन मैं वाकई में ये बात महसूस कर रहा हूँ, ये कोच बड़ी जानदार चीज है। ये हर्ब का फ्लेवर
इसके अंदर पूरा मैजिक कर रहा है। सुंदर कला आप कैसे पसंद करते हैं, नाश्ते में, लंच में? नाश्ते में अच्छा, तो किसी चीज के साथ ही ऐसे ही? जिया बनाते हैं, घी का चाय। हाँ, हम लोग कल माना में गए थे, वहाँ हमने हाँ जी, पिया तो उसका हलवा भी बनाते हैं ना बाद में सत्तू डालकर। हाँ हाँ, सत्तू डाल। ओह, बड़ा स्वाद था, जबरदस्त। और मुझे लग रहा है मैं थोड़ा ज्यादा खा रहा हूँ, तो जिससे मुझे लंच की हो सकता है जरूरत ना हो। आप पहाड़ी तुलसी के साथ चाय पियोगे? पहाड़ी तुलसी के साथ चाय, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आपसे पूछना भूल गया, आपके यहाँ कैंप में रहने के क्या चार्जेस हैं? 1000 रुपीज और 2 लोग रह सकते हैं। अच्छा, इसमें इंक्लूड है रात का खाना, सुबह का चाय। सुबह का चाय और रात का खाना इंक्लूड है। इन्होंने दिखाने के लिए ना पहाड़ी तुलसी मंगा दी है, ये तो फ्रेश है और ये ड्राइड फॉर्म में है। मुझे ना तुलसी डाल के चाय वैसे तो पसंद है, जब मौका लगता है तो मैं चाय में तुलसी डलवा लेता हूँ, लेकिन ये तुलसी जो पहाड़ी तुलसी इसमें डली है ना, टेस्ट पूरा बदल गया, पूरा बदल गया, इतनी मस्त टेस्ट हो गया। और तुलसी वैसे भी हेल्थ प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, तुलसी डाल दी तो हेल्थ के लिए कितनी लाभदायक है। अति उत्तम, अति उत्तम। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। और इस समय ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, 9:15 बज चुके हैं, और आपको देखिए कितनी तेज धूप निकली है, फिर भी यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है 2-4 घंटे पूरा दिन ही इस तरह से धूप में गुजारा जा सकता है। 2-2 स्वेटर पहन के चल रहे हैं हम। हाँ। तो हवा चलती है। हवा बहुत अच्छी चलती है। ठीक है जी, इजाजत, हाँ जी, बाय बाय, बाय। धन्यवाद। सर अभी हम पहुंच चुके हैं घंटागढ़ जी के मंदिर में। ये घंटागढ़ जी यहाँ के पूरे बद्री विशाल क्षेत्र के क्षेत्रपाल हैं। इनके कपाट अभी ओपन होंगे 14 जून को, और इनके कपाट क्लोज होते हैं नवंबर 17 को। सर जो ये नदी है ये सरस्वती है, और दूसरी तरफ से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा है सर। इस संगम को केशव प्रयाग कहा जाता है सर। वो सामने केशव प्रयाग संगम जी। तो अगर हमको संगम पॉइंट तक जाना हो तो कितना देर लगेगी? सर जो संगम पॉइंट तक जाने का समय है वो है 20 मिनट तक, आधा किलोमीटर का सफर होगा सर आपका। अच्छा, ओके। तो हम अभी गणेश गुफा की ओर चलते हैं। बाकी संगम खूबसूरत है और यहाँ का सीनिक व्यू आप देखिए, बहुत औसम है। ये जो रास्ता सामने जा रहा है, ये आगे किधर जा रहा है सर? तो यही वो बोला यही रास्ता आपको केशव प्रयाग संगम पे पहुंचाएगी सर। पंडित जी, आप हमें गणेश गुफा के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? अवश्य देंगे साहब। बोले गणेश भगवान की जय। यह स्थान श्री गणेश गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री व्यास जी को महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखने की इच्छा प्रकट हुई थी। उनको एक अच्छे प्रतिभावान योग्य लेखक की आवश्यकता थी। इस स्थान पर भगवान व्यास जी के द्वारा गणेश जी का आह्वान किया गया। गणेश जी से व्यास जी ने निवेदन महाभारत लिखने के लिए किया। गणेश जी बड़े प्रसन्न हो गए।
लेकिन गणेश जी ने कहा मैं लिखते समय क्षण भर नहीं रुकूंगा। व्यास जी गणेश जी की बात सुन करके अपना भी निवेदन व्यक्त करते हैं कि गणेश जी जो श्लोक आप लिखेंगे उस पर आपको विचार भी करना पड़ेगा। व्यास जी श्लोक बोलते थे, गणेश जी यहाँ बैठ करके लिखते थे और बीच बीच में व्यास जी कूट श्लोकों का भी प्रयोग करते थे। तो यह पुण्य स्थल वह है जहाँ पर भगवान गणेश जी ने बैठ करके महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का लेखन कार्य किया था। बोले गणेश भगवान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए चलिए वेदव्यास जी ने इसी गुफा में बैठ करके सबसे पहले तो वेद को 4 भागों में बांट डाला और महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी की स्तुति की। परंतु महाभारत के बाद जब आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, नारद जी आए। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी चित्त जो है शांत नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने कहा आपने तो ब्रह्मसूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, पर जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया तब तक आपका यह चित्त जो है शांत नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने इसी पुण्य धाम पे बैठ करके, इसी गुफा में बैठ करके महाभारत के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान बद्री विशाल जी को आदि शक्ति की तपस्या करने के लिए क्षीर सागर से यहाँ मानसरोवर पे आना पड़ा। कहते हैं जब मानसरोवर में जब पाप की सीमा बढ़ने लगी, अत्याचार होने लग गया, तो भगवान बद्री विशाल जी ने कहा कि मैं एकांत स्थान पे अपने रूप को ले चलूं। तो भगवान बद्री विशाल जी शाम कर्ण घोड़े में बैठ के आए, तो उन्होंने देखा कि दोनों पानी की धारा यहीं पे बह रही है, तो यही होने वाला बद्री का आश्रम होगा। तो भगवान बद्री विशाल जी ने अपने घोड़े को इस चट्टान पे स्थापित कर दिया। आज भी वो घोड़ा जो है दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है। और अपने को कहाँ चले गए, मंदिर से कम 50 मीटर नीचे की ओर बामनी गांव के बगल पे एक चौड़ा सा पत्थर है, वहां पे बालक के रूप में खेलने लग गए। सज्जनों, ये स्थान उस समय शिव और पार्वती का था। तो जब माँ पार्वती और भोलेनाथ सायंकाल की बेला पे उसी दिशा की ओर भ्रमण करने के लिए चल पड़े, तो भगवान विष्णु ने माँ पार्वती को देखा और भगवान विष्णु जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। माँ पार्वती ने भगवान को अपने गोद पे रखा और जहां पे अपना मठ था, जहां पे अपना मंदिर था, वहां पे रख लिया। दूसरे दिन जब भ्रमण करने के पश्चात जब कुटिया पे आए, तो कुटिया को खोला तो वहां कुटिया ही नहीं खुलती है। भोलेनाथ ने अपने क्रोध के वशीभूत होकर के जब कुटिया को खोला, तब तक अंदर क्या देखा कि शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम। भगवान का सांवला रूप है, 4 हाथ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के। इस प्रकार की आकृति को देखने के पश्चात मां पार्वती ने कहा कि दीना नाम परिपालक हो, जिसका इस भूपृष्ठ में कोई रक्षक नहीं है, विष्णु उसके रक्षक आप हैं। अब विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ, अब ये बद्री का आश्रम मेरा है। भोलेनाथ ने कहा विष्णु मैं यहाँ से जाऊंगा, तुमको श्राप दे के जाऊंगा। विष्णु ने कहा कि क्या श्राप दोगे भगवान? भोलेनाथ ने कहा कि मेरे श्राप के कारण तुमको यहाँ खाने के लिए केवल कुट्टू मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए कार्तिक के माह यहाँ कुट्टू का भोग लगता है। अब भोलेनाथ चले गए केदारनाथ की ओर। भगवान विष्णु जो है बद्रिकाश्रम में विराजित हो गए। भगवान जब बद्रिकाश्रम में तपस्या में विराजमान थे, बर्फ आया और भगवान विष्णु जो है बर्फ के नीचे दबने लगे। उनकी पत्नी लक्ष्मी को बुरा महसूस हुआ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, आधा कष्ट मुझे प्राप्त करना है। तो जहां पे भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान थे, लक्ष्मी ने अपना रूप बेर की झाड़ी का बनाया और ऊपर से छाया कर दी। जो बर्फ आया वो बेर की झाड़ी पे टिका। बद्री कहते हैं बेर के लिए,
तो जो बर्फ आया वो बेर की झाड़ी पे टिका, नीचे से भगवान विष्णु तपस्या में विराजमान है। अब विष्णु ने कहा कि मुझसे अधिक कष्ट जो है लक्ष्मी ने किया, लिया जा मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम आएगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब कलयुग आने वाला था तो भगवान ने कहा कि मैं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दूंगा, मैं मूर्ति के रूप में दर्शन दूंगा। तो भगवान विष्णु ने अपना सारा स्वरूप जो है मूर्ति में डाल दिया। इस मूर्ति की स्थापना, इस मूर्ति को किसी कलाकार ने बनाया नहीं सज्जनों, ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। अब बौद्धों का समय आया तो बौद्धों ने इस मूर्ति को निकाल करके नारद कुंड में डाल दिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी को स्वप्न हुआ कि भगवान विष्णु की मूर्ति कहां पड़ी हुई है, नारद कुंड में पड़ी हुई है। तो इस मूर्ति की स्थापना, इस मूर्ति को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस नारद कुंड से निकाल करके और मंदिर पे स्थापित किया। बोल भगवान बद्री विशाल की जय। व्यास गुफा के साथ ही इंडिया की आखिरी चाय की दुकान है। आप देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है और यहाँ से सीनिक व्यू कितना शानदार है। इस समय दोपहर के 1 बज चुके हैं। हमने अपने लिए चाय ले ली है, 5-10 मिनट चाय का आनंद लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम भीम पुल की ओर जाएंगे। सही है। आज मॉर्निंग में हमने तुलसी डाल के चाय में पी थी, पहाड़ी तुलसी, मेरे को बहुत स्वाद लगी थी। इसमें तुलसी नहीं है तो हैंगओवर मेरे को सुबह की चाय का। अदरवाइज यहाँ आप आइए, चाय एंजॉय करिए। अगर आप मैगी खाना चाहते तो ज़रूर खाइए, हम मैगी नहीं खा रहे। और वैसे मेरे को ना बार बार रह के इस बात का एहसास हो रहा है, इस पूरे टूर में जो हम 4 धाम का कर रहे हैं, मैगी ज़्यादा मिलती है और गढ़वाली फूड ना के बराबर। तो गढ़वाली फूड को हंट करना पड़ता है। तो आई रियली विश कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स गढ़वाली फूड भी बेचें जिससे कि यात्री उसको भी एंजॉय कर सके। ग्रेट। चाय पीते पीते मेरी इन सब से चर्चा हो रही है। हरियाणा से आप लोग आए हुए हैं? हरियाणा पानीपत से। हाँ, चर्चा किस विषय में हो रही है कि 4 धाम यात्रा हमने भी करी, इन्होंने भी करी। तो हम सबका ये मानना है कि 4 धाम रूट में स्पेशली जहाँ पर पहाड़ हैं वहाँ पर प्लास्टिक बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इनका भी विचार ये और हमारा विचार भी ये कि जगह जगह चिप्स भी बिक रहे हैं। यात्री जिनको नहीं पता कि प्लास्टिक को फेंकने से नुकसान क्या हो सकता है, वो लोग फेंक भी रहे हैं। तो जगह जगह ऐसा हो रहा है कि जिससे कल को वातावरण में नुकसान ही पहुंचने वाला है। ज़्यादा प्रदूषित हो। करेक्ट। ये कुछ इसका मैकेनिज्म गवर्नमेंट को ही निकालना पड़ेगा ये डिसिप्लिन को एनफोर्स करने के लिए। मतलब एक हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ही कर सकती है इसको एनफोर्स, वो फाइन के जरिए से करे या कैसे करे। ऐसे यात्री हम लोग की तो है ही जिम्मेवारी, लेकिन जो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे उनको फाइन करके एनफोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उनको सरस्वती नदी पार करनी थी। उन्होंने मां सरस्वती से प्रार्थना करी, लेकिन सरस्वती मां ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करी। उस समय भीम ने एक विशाल शिला उठाकर सरस्वती नदी के 2 पहाड़ के बीच में रख दी, जिससे पांडव उसको आसानी से पार कर गए और स्वर्ग की ओर बढ़ चले। इस शिला का नाम है भीमशिला। महाभारत की रचना करने के लिए जब महर्षि वेदव्यास श्लोक बोल रहे थे और भगवान गणेश महाभारत की रचना कर रहे थे, उस समय सरस्वती नदी के शोर के कारण महर्षि वेदव्यास के तपस्या में विघ्न हो रहा था। महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वो लुप्त हो जाए। इसलिए जब आप भीमपुल आके देखेंगे, सरस्वती नदी जब निकल रही है तो उसका बहुत शोर है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे वो शांत हो जाती है। जब आप प्रयागराज जाएंगे, वहां जाके आप देखेंगे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में सरस्वती नदी गुप्त नदी है। जब आप माना गांव आएंगे तो यहाँ पर आप आइएगा, सरस्वती मंदिर भी यहाँ पर है और ये भीमशिला आप जरूर देखिएगा। माना गांव से लौटकर अभी हम श्री बद्रीनाथ मंदिर की ओर आ चुके हैं।
भगवान विष्णु के चरण पादुका स्थल, जो यहाँ से 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, अब हम वहां जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम हार्डली आधा किलोमीटर आए हैं। आप सीनिक व्यू देखो कितना शानदार है, ग्रासलैंड और सामने ये मकान, होटल्स, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और पहाड़ जिसकी चोटी पे बर्फ। ये 3 किलोमीटर की यात्रा है। आप देख ही रहे हो कितनी स्टीप है, चलते चलते सांस चढ़ रहा है। ओ माय गॉड, आप देखो सामने ग्लेशियर, वो सामने झंडा दिख रहा है, वहां पर हमको जाना है। वहां पर भगवान विष्णु का चरण पादुका स्थल है। ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए। ग्लेशियर देखो, बहुत खूबसूरत। चाहेंगे तो नजदीक तक जा सकते हैं। पहले चलकर चरण पादुका के दर्शन करते हैं। मैं अभी भगवान विष्णु के चरण पादुका स्थल में पहुंचा, माथा टेका, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। श्री बद्रीनाथ टेम्पल से यहाँ टोटल 3 किलोमीटर का सफर है। पहला 1.5 किलोमीटर तो चढ़ाई है, काफी स्टीप, और उसके बाद स्टीप है लेकिन उतना ज्यादा स्टीप नहीं है। तो कुल मिला के नीचे से यहाँ तक हम 1 घंटे में पहुंच गए। उतरते समय तो ऐसा लग रहा है जैसे कदम अपने आप ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एकदम ढलान में हम नीचे उतरते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्पीड पे हम 20 से 25 मिनट में बेस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। नीचे पहुंचने के बाद अपने कैंप जाएंगे, अपना पेमेंट्स वगैरह क्लियर करेंगे, और उसके बाद हमारी इच्छा है कि आज का नाइट स्टे हम गोविंद घाट में जाकर करें। जो यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे तो 1 घंटे का रास्ता है, बट हम बीच में रुक कर जाएंगे तो हो सकता है हम 8 या 8:30 बजे तक पहुंच जाए। जब से हमने 4 धाम की यात्रा स्टार्ट करी है, मैं नोटिस कर रहा हूँ सीनिक व्यूज हर तरफ ऑसम है, लेकिन मुझे पर्सनली बद्रीनाथ धाम के सीनिक व्यूज बहुत ज़्यादा यूनिक लगे हैं। यहाँ की बात कुछ अलग है। इस समय हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और आप देखिए हर तरफ नज़ारे बहुत खूबसूरत है। वाकई में ऐसा मन होता है कि गाड़ी को हर 15 मिनट बाद रोक दिया जाए और 10-15 मिनट की ब्रेक लेके सीनिक व्यू एंजॉय किए जाए। लेकिन इस रूट में आप गाड़ी नहीं रोक सकते क्योंकि चलता ट्रैफिक है। किसी एक दो लोगों ने भी गाड़ी रोका तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम से आधे घंटे का सफर करके अभी हम पहुंचे हैं हनुमान चट्टी। मैंने हनुमान जी के मंदिर में माथा टेका। आपकी जानकारी में ये वही जगह है जहां पर हनुमान जी ने महाबली भीम का घमंड तोड़ा था। अभी हम योग बद्री मंदिर आए। यहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति योग मुद्रा में है। ऐसा माना जाता है पांडवों के पिता महाराजा पांडु ने यहां पर तपस्या की थी। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव हिमालय की ओर पश्चाताप के लिए जा रहे थे, उस समय यहाँ पर रुके थे और उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था।
मंदिर में माथा टेक लेने के बाद अब हम गोविंद घाट की ओर जा रहे हैं। हम गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। इस समय 9:15 बजे का टाइम है। रात को रहने के लिए हमें गुरुद्वारे में जगह मिल चुकी है। कल मॉर्निंग में हम श्री हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा आरंभ करेंगे। इस समय यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है, दूर दूर से यात्री आए हुए हैं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इस यात्रा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो हम कल से आरंभ करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम। सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, सोचे सोच ना हो